हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम वेब माइनिंग का यूनिट 1 करेंगे और सारा का सारा कंटेंट तुम्हें एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेन फोकस हमारा आईपीओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है WWW, दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, होता क्या है कि जब भी हम कोई वेबसाइट देखते हैं, किसी वेबसाइट के बारे में सर्च करते हैं, तो क्या होता है कि तुम्हारे पास ऐसे मल्टीपल वेबसाइट्स और आ जाती है। तुम गूगल पे एक चीज सर्च करो, तो तुम्हारे पास यहाँ पर मल्टीपल वेबसाइट्स आएंगी। ठीक है, मल्टीपल वेबसाइट्स आएंगी। अब तुम इन वेबसाइट्स में से किसी एक को क्लिक करोगे, तो तुम्हें कुछ ऐसी एक वेबसाइट मिल रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने सर्च करा जेई रजिस्ट्रेशन, तुम्हारे पास मल्टीपल वेबसाइट्स आएंगी। जैसे यहाँ पर एक आई, उसमें तुम्हें आर्टिकल्स दिखेंगे, देन फोटोज दिखेंगी, एंड देन यहाँ पर हो सकता है लिंक भी दिखे ऑफिशियल वेबसाइट का। ठीक है, तो इसको हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब एक कलेक्शन होता है मल्टीपल वेब पेजेस का। ठीक है, अभी जो वेब पेजेस होते हैं ये आपस में कनेक्टेड भी हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर लिंक्स या आर्टिकल्स के थ्रू। दे कैन ऑल्सो कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पर आके देखें, तो वर्ल्ड वाइड वेब एक्चुअली में है क्या? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू हाइपर लिंक्स। ठीक है, और इनके अंदर बहुत सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन होती है। अब इस पूरे वेब पेजेस में से अगर हमें बोले कि ये पूरे वेब पेजेस में से अगर हमें इंफॉर्मेशन को निकालना है और अपने अकॉर्डिंग डेटा को निकालना है, तो इसको हम डेटा माइनिंग या फिर वेब माइनिंग से करते हैं। तो माइनिंग के लिए देखो, अगर वेब पेजेस के अंदर से एक्सट्रैक्ट करनी है हमें इंफॉर्मेशन, तो उसको वी कैन से उसको हम बोलते हैं माइनिंग। माइनिंग इज लाइक एक्सट्रैक्टिंग द इंफॉर्मेशन, एक्सट्रैक्टिंग द डेटा फ्रॉम वेब पेजेस। अब माइनिंग दो तरीके की होती है, पहला होता है डेटा माइनिंग एंड दूसरा होता है वेब माइनिंग। ठीक है, तो माइनिंग को हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि जब हम जो भी हमें दिया है उससे यूजफुल डेटा या फिर यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करें, वो हमारी माइनिंग हो गई। एंड माइनिंग दो तरीके की होती है, डेटा माइनिंग एंड वेब माइनिंग। तो डेटा माइनिंग की बात करूं, डेटा माइनिंग में क्या होता है कि सपोज तुम्हारे पास कुछ डेटाबेस है या वेयर हाउस है। रुक जाओ, डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग में क्या है, सपोज तुम्हारे पास एक डेटाबेस है। इधर डेटाबेस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो रोज और स्ट्रक्चर्स में होगी, एक प्रॉपर रो स्ट्रक्चर में होगी, या फिर समटाइम्स जेसन फॉर्मेट में भी होती है, जिसको हम सेमी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो डेटा माइनिंग के अंदर क्या होता है कि जब हमारा काम है कि हम यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द डेटाबेस या डेटा वेयर हाउस, तो इसको हम डेटा माइनिंग बोलते हैं। ओके, यहाँ पर क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हें दी होगी, तुम उसको उसकी हेल्प से उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि क्लासिफिकेशन। यहाँ पर क्या क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ये हमने वैसे मशीन लर्निंग में पढ़ा हुआ है, बट तुम ऊपर ऊपर से देख लो कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। एंड वी हैव सम मल्टीपल ऑपरेशन, जैसे कि क्लस्टरिंग हो गया, देन फिर हमारे पास यहाँ पर रिग्रेशन होता है। तो हमारे पास क्या होता है कि अगर हम डेटा के अंदर ये सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं, हमारे पास ऐसा डेटा है, डेटा के अंदर ये सारे ऑपरेशंस करके हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन निकालते हैं, जैसे कि आगे चल के क्या ट्रेंड्स होंगे डेटा के अंदर, वी कैन से क्या ट्रेंड्स आने वाले हैं, डेटा क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। जब हम इन सारी चीजों का पता लगाते हैं, इसी को डेटा माइनिंग कहते हैं। डेटा माइनिंग इज लाइक कि तुम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, जैसे कि पैटर्न को एनालाइज कर रहे हो, ट्रेंड्स एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, फ्यूचर में क्या क्या चीजें होने वाली है वो प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, या फिर किसी चीज को फोरकास्ट कर रहे हो, तो उसको डेटा माइनिंग कहते हैं। अब यहाँ पर डेटा माइनिंग तभी होती है जब हमारे पास जो भी डेटा दिया हो वो एक स्ट्रक्चर डेटा हो या फिर सेमी स्ट्रक्चर डेटा हो। तो जब भी हमें ऐसे डेटा दिया होता है, हम उसके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होगा, सपोज मेरे पास एक डेटा आया, मेरे पास दो क्लासेस ऑलरेडी है, एक क्लास है कैट की और एक क्लास है डॉग की। अब क्या हुआ, मेरे पास कोई भी डेटा आया और मैं उनको क्लासिफाई कर रही हूँ, किसी लेबल के नीचे डाल रही हूँ, तो उसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लस्टरिंग इज लाइक मेरे पास जितने भी कैट के डेटा है उन सबको मैंने ग्रुप करके एक जगह पर डाल दिया और बाद में उनमें लेबल दिया कि ये सब कैट है। रिग्रेशन इज लाइक कि तुम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में पैटर्न्स फाइंड कर रहे हो बाय मेकिंग सम इक्वेशंस। ठीक है, तो इसको रिग्रेशन बोलते हैं। तो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ डेटा माइनिंग। अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे तब अच्छे से समझ आएगा क्या होता है। देखो, डेटा माइनिंग की बात करूं तो डेटा माइनिंग इज
तो यहाँ होता है क्या है कि डेटा माइनिंग एक प्रोसेस है जहाँ पर हम पैटर्न्स को डिस्कवर करते हैं, कोरिलेशन पता करते हैं और यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं फ्रॉम अ लार्ज डेटा सेट, जैसे कि डेटाबेस हो गया या डेटा वेयर हाउसेज हो गया। मेन फोकस हमारे यहाँ पर पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है फ्रॉम स्ट्रक्चर डेटा या फिर सेमी स्ट्रक्चर डेटा। अब कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज करते हैं डेटा माइनिंग के अंदर? वी यूज क्लासिफिकेशन, जहाँ पर हम डेटा को प्री डिफाइंड क्लासेस के अंदर कैटेगराइज करते हैं। देन वी कैन डू क्लस्टरिंग, जहाँ पर हम डेटा को ग्रुप ग्रुप करते हैं इनटू क्लस्टर्स बेस्ड ऑन कितने सिमिलर है वो। फिर हम एसोसिएशन रूल माइनिंग करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो ये मैंने अभी तुम्हें बताया नहीं। फिर हम रिग्रेशन करते हैं, जहां पर हम कंटिन्यूअस वैल्यू बेस्ड ऑन इनपुट वेरिएबल्स को प्रिडिक्ट करते हैं। मतलब बेस्ड ऑन इनपुट वेरिएबल्स हमारे क्या आउटपुट्स हो सकते हैं, वी आर प्रिडिक्टिंग इट बाय मेकिंग सम रिलेशंस। एंड लास्ट इज एनोमली डिटेक्शन, जहां पर हम आउटलायर्स को या अनयूजुअल डेटा पॉइंट्स को डिटेक्ट करते हैं। तो दीज आर वेरियस टेक्निक्स यूज इन डेटा माइनिंग। अब कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं हमारे डेटा माइनिंग के अंदर? तो मैंने पहले भी बताया दैट वी आर यूजिंग स्ट्रक्चर डेटा या फिर सेमी स्ट्रक्चर डेटा, जैसे कि एक्सएमएल और जेसन। अब डेटा माइनिंग होती क्यों है, इसकी एप्लीकेशन क्या है? मार्केट को एनालाइज करने में, मार्केट के अंदर क्या चीजें चल रही हैं, देन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करने में, फिर फ्रॉड्स को डिटेक्शन करने में, कस्टमर सेगमेंटेशन में। दीज ऑल आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ डेटा माइनिंग। ओके, डू यू गेट माय पॉइंट? अब वो कह रहा है डेटा माइनिंग क्या होता है कि इसका एक वी कैन से ये लार्ज डेटा सेट्स पे यूज होती है। ठीक है, जो डेटा वेब से जनरेट हो रहा है हम उस पे भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डेटा माइनिंग का मेन फोकस वेब नहीं होता, ये ज्यादातर यूज होती है प्रॉपर डेटा बेसिस के अंदर। तो आई होप तुम्हें डेटा माइनिंग समझ आया होगा। जो हमारा मेन फोकस होता है जब हम वेब से डेटा निकाल रहे हैं, उसको हम वेब माइनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमारी दो फील्ड्स थी माइनिंग की, पहली थी डेटा माइनिंग, दूसरी थी वेब माइनिंग। तो जो वेब माइनिंग होती है वो डेटा माइनिंग की सब फील्ड होती है, यानी कि काम तो इसका भी एक्सट्रैक्ट ही है डेटा को निकाल कर, मतलब डेटा एक्सट्रैक्शन का ही है। बट इसका मेन फोकस होता है कि हम वेब के अंदर से डेटा को निकालें। ओके, तो हमें ऑल ओवर जो वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि अगर हम जब एक सर्च करते हैं, सर्च पे हमें मल्टीपल वेब पेजेस मिल रहे हैं, तो जो भी हमें इस वर्ल्ड वाइड वेब सर्च से जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है और हम ले रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को, उस पूरे को हम वेब माइनिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, वेब माइनिंग एक सब फील्ड है डेटा माइनिंग की, जहां पर मेन फोकस होता है यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकालना फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अब अगर वर्ल्ड वाइड वेब है, वेब पेजेस पे फोकस है, तो वेब का कंटेंट भी निकलेगा, स्ट्रक्चर भी निकलेगा, डेटा भी निकलेगा, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो मेन फोकस क्या है कि हम, अब देखो क्या होता है कि जब वेब माइनिंग होती है ना, तो ज्यादातर वेब माइनिंग के अंदर डेटाबेस भी होता है, एचटीएमएल टेबल्स भी होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वेब माइनिंग के लिए हमें स्ट्रक्चर्ड ही डेटा चाहिए, इट विल वर्क फॉर बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारा मेन फोकस कुछ पैटर्न्स फाइंड करना नहीं होता, हमारा मेन फोकस होता है कि वेबसाइट हमें क्या कंटेंट दे रही है हम वो निकाल सके, जितना भी कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन हम उसके बारे में पता कर सके। इस टॉपिक पे इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, साथ में हम ये देख सके कि यूजर कितनी इजीली इन वेबसाइट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, हाउ जेन्युइन द वेबसाइट्स आर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट। तो जब इन सारी चीजों का हम एनालाइज कर सके, इसको वेब माइनिंग बोलते हैं। समझ आया? अब वेब माइनिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट फर्दर टेक्निक्स यूज होती है, जैसे कि वेब कंटेंट माइनिंग, वेब स्ट्रक्चर माइनिंग और वेब यूसेज माइनिंग। अभी के लिए तो मैं सिर्फ इतना सा एग्जांपल दूंगी कि वेब कंटेंट माइनिंग में हमारा मेन फोकस होता है कि वेब के अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या कंटेंट है, क्या रिव्यूज हैं उस पेज के, और जितना भी मीनिंगफुल कंटेंट हम वेब पेज से निकाल सकते हैं उसको वेब कंटेंट माइनिंग बोलता है। ओके, बस इतना समझो कि अगर वेबसाइट हमने देखी, अब वेबसाइट बहुत गंदी सी है, कुछ स्टाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट बहुत सारा कंटेंट उसके अंदर है, हमारा मेन फोकस कंटेंट निकालने का है फ्रॉम द वेब पेजेस, तो इसको हम वेब कंटेंट माइनिंग बोलते हैं। देन सेकंड होता है वेब स्ट्रक्चर माइनिंग, जहां पर हमारा फोकस होता है ज्यादा हाइपर लिंक्स पे। ठीक है, यानी कि अगर किसी वेबसाइट पे मल्टीपल हाइपरलिंक्स है, इसका मतलब वो वाली वेबसाइट बाकी बहुत ज्यादा स्टडीज करके बाकी वेबसाइट का लिंक दे रही है। हाइपरलिंक इज लाइक, मैंने जैसे बोला कि एक आर्टिकल है जहां पर एक्चुअली में बोला व्हाट इज जेई एग्जाम, ऐसे से बताया, एंड देन फिर एक लिंक दे दिया एक्चुअल जेई वेबसाइट का। तो अगर ऐसे वाले वेबसाइट्स हमारे पास होती है जहां पर वीडियोज भी होती है, देन हाइपरलिंक्स भी होते हैं, सो दैट मल्टीपल वेबसाइट्स का भी वो रेफरल ले रहे हैं, तो हम उनको जनरली अच्छा माना जाता है, इनका स्ट्रक्चर हमारे, हम कह सकते हैं कि ज्यादा अच्छा कंसीडर करा जाता है कि दिस वेबसाइट इज आल्सो एनालाइजिंग अदर वेब पेजेस।
ठीक है, एंड बिल्डिंग अ कनेक्शन बिटवीन देम। तो वेब स्ट्रक्चर माइनिंग में हमारा फोकस होता है ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपरलिंक्स ऑन द वेब। ठीक है, उसके बाद वेब यूसेज माइनिंग में हम देखते हैं कि यूजर कैसे बिहेव कर रहा है, किधर क्लिक कर रहा है, एंड यूजर के पैटर्न्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। आई होप वेब माइनिंग में मैंने तुम्हें बेसिक चीजें क्लियर करी हूँ, एंड वेब माइनिंग की डिफरेंट टेक्निक जैसे वेब कंटेंट माइनिंग, स्ट्रक्चर माइनिंग और यूसेज माइनिंग पढ़ा दिया। वेब कंटेंट माइनिंग ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इट इज लाइक ऊपर ऊपर से बस समझाने के लिए कंसेप्ट। वेब माइनिंग के अंदर कौन-कौन से डेटा टाइप्स यूज़ होता है? इट इज़ बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड क्यों होता है? क्योंकि वेबसाइट्स को जब तुम खोलते हो उनके अंदर टेक्स्ट भी आती है, इमेजेस भी आती है, वीडियोस भी आती है, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती है। मेटा डेटा भी आता है, फिर इनपुट्स भी आते हैं, तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा में तुम्हारा एचटीएमएल कोड आ सकता है, एक्सएमएल कोड आ सकता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर इमेजेस वगैरह, वीडियोस, मल्टीमीडिया कंटेंट ये सब आता है। एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में जब हम वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर वेब माइनिंग करते हैं तो हमारा मेन फोकस होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करें, यानी कि जो वेबसाइट बहुत अच्छी है, यूजर जिनसे ज्यादा इंटरैक्ट कर रहा है उनको टॉप पे दिखाएं। देन इन बेसिस पे हम यूजर की सर्चेस देख के पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। ठीक है, कौन से वेब पे कितना ट्रैफिक आ रहा है वो एनालाइज कर सकते हैं, सोशल मीडिया माइनिंग कर सकते हैं, देन सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल द एप्लीकेशंस। अब वेब माइनिंग जो होती है वो वेब एनवायरनमेंट को ही टारगेट करती है। ठीक है, वेब से सारे पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट करना, वेब से सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, ये हमारा स्कोप होता है। तो आई होप तुम्हें इतना तो समझ आ गया होगा कि व्हाट इज डेटा माइनिंग एंड व्हाट इज वेब माइनिंग। नाउ वी आर स्टडिंग द डिफरेंस बिटवीन द डेटा माइनिंग एंड द वेब माइनिंग। सबसे पहले तो डेटा माइनिंग की बात करूं तो डेटा माइनिंग का फोकस डेटाबेस और स्प्रेडशीट से पैटर्न्स को फाइंड करना होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी पैटर्न्स होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड, जो भी डेटा टाइप्स होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है। टेक्निक्स कौन कौन सी यूज होती है? क्लासिफिकेशन हो गया, क्लस्टरिंग हो गया, यही सब हमने पढ़ा। एंड मेन सोर्स यहाँ पर क्या होता है? डेटाबेस हो गया, स्प्रेडशीट्स हो गई, ये सारी चीजें। एप्लीकेशन किस लिए यूज होता है? फ्रॉड डिटेक्शन के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर। उसके बाद यहाँ पर जो डेटा होता है वो ज्यादातर वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, और यहाँ पर मेन पर्पस इसका डेटा को एनालाइज करना ही होता है। अब वेब माइनिंग की बात करें तो वेब माइनिंग में मैंने यहाँ जैसे बोला कि मेन फोकस यहाँ पर वेब से वेब डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर डेटा टाइप इसका स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों हो सकता है। टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज हो सकती है? वेब कंटेंट माइनिंग, स्ट्रक्चर माइनिंग, यूसेज माइनिंग। ठीक है, डेटा सोर्स कौन सा होता है? वेब पेजेस हो गए, ब्लॉग्स हो गए, सोशल मीडिया, सर्च इंजन डेटा, हाइपरलिंक, ये सब वेब माइनिंग के अंदर यूज होता है। और इसकी एप्लीकेशन क्या होती है कि ये पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस देगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करेगा, वेब ट्रैफिक एनालिसिस करेगा। ठीक है, अब डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या यहाँ पर है? डेटा ज्यादातर यहाँ पर हाईली अनस्ट्रक्चर्ड ही होता है। ठीक है, और इस वजह से हम उनको पहले प्री प्रोसेसिंग टेक्निक से क्लियर करते हैं डेटा को। ओके, और स्पेसिफिकली हमारा फोकस यहाँ पर वेब और ऑनलाइन डेटा के अंदर होता है। तो आई होप तुम्हें डिफरेंस भी क्लियरली समझ आ गया होगा। अब नाउ वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेब माइनिंग, जो कि हमने अभी पहले भी समझी कि वेब माइनिंग कितने टाइप्स की होती है, वेब माइनिंग के अंदर क्या क्या कैटेगरीज होती है। तो अब यहाँ पर इनको भी थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मैंने तुम्हें अभी क्या क्या बताया था कि वेब माइनिंग जो है, इट इज लाइक एक्सट्रैक्टिंग द यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वेब। अब वेब माइनिंग के अंदर हमारे पास अलग अलग तरीके की वेब माइनिंग होती है। पहली होती है वेब कंटेंट माइनिंग। ओके, वेब कंटेंट माइनिंग। देन वी हैव वेब स्ट्रक्चर माइनिंग। वेब कंटेंट माइनिंग हो गई, देन वी हैव वेब स्ट्रक्चर माइनिंग, एंड देन द नेक्स्ट इज वेब यूसेज माइनिंग। तो अभी हमने इन सब के बारे में ऊपर ऊपर से पढ़ा था, बट अब हम थोड़ा और डिटेल में इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। ओके, वेब यूसेज माइनिंग। तो अगर यहाँ पर वेब कंटेंट माइनिंग का ऑब्जेक्टिव की बात करो तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पर हम वेब वेबसाइट से यूजफुल इंफॉर्मेशन कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। अब डेटा टाइप्स के अंदर यहाँ पर टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, वीडियो, ऑडियो, ये सब वेबसाइट्स के अंदर होता है, ये सब होता है। कौन सी टेक्निक्स यूज होती है वेब कंटेंट माइनिंग के लिए? ज्यादातर जो भी तुम करोगे यहाँ पर वेब कंटेंट माइनिंग के लिए एनएलपी यूज होता है। देन वी हैव टेक्स्ट माइनिंग एंड सेंटिमेंट एनालिसिस। ठीक है, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो अभी बस इतना देखो। वेब कंटेंट माइनिंग का यूज हम प्रोडक्ट रिव्यूज में देख सकते हैं, न्यूज आर्टिकल्स, मतलब प्रोडक्ट रिव्यूज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। न्यूज आर्टिकल्स में यूज होता है। ठीक है, न्यूज आर्टिकल्स में हमें देखना है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है, इन सब में वेब कंटेंट माइनिंग यूज होती है। देन वी हैव वेब स्ट्रक्चर माइनिंग, जहाँ पे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था दैट अवर मेन फोकस इज इन स्टडिंग अबाउट द हाइपरलिंक स्ट्रक्चर, कि कितने हाइपरलिंक्स हैं। तो यहाँ पर डेटा टाइप हमारा हाइपरलिंक्स ही होता है, वेब ग्राफ होता है, और टेक्निक यहाँ पर पेज रैंक, लिंक एनालिसिस और ग्राफ थ्योरी यूज होती है। अब ये पेज रैंक वगैरह तुम्हारा आगे टॉपिक है, सो वी विल
स्टडी दैट लेटर। ठीक है। अब यहाँ पर एक मेन एग्जाम्पल क्या होता है ना कि हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी वेबसाइट में कितने लिंक्स डाले हुए हैं। अगर किसी वेबसाइट में दूसरी वेबसाइट के ज्यादा लिंक्स डाले होंगे, इसका मतलब ये होगा कि वो वाली वेबसाइट, मतलब इस वेबसाइट ने, इस वेब पेज ने ज्यादा एनालिसिस करी है वेबसाइट की, ज्यादा कनेक्शंस हैं, तब लिंक्स डाल रहे हैं, रिलेशन अच्छा है। तो यहाँ पर जब हम वेब स्ट्रक्चर माइनिंग करते हैं तो हमें ये समझ आता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेब पेजेस। ठीक है। ये सारी चीजें। उसके बाद आता है वेब यूजेज माइनिंग माइनिंग जहां पर ऑब्वियसली वी एनालाइज द यूजर बिहेवियर ऑन द वेब, जैसे कि किधर क्लिक कर रहा है, कितना सेशन है उसका। तो डेटा टाइप यहाँ पर ब्राउजर हिस्ट्री देख रहे हैं हम, उसकी क्लिक स्ट्रीम देख रहे हैं। टेक्निक्स यहाँ पर क्या होता है, पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हम, एंड उसके बाद हम उसको एक वी से यूजर को कुछ चीजें रिकमेंड कर सकते हैं, या फिर हम ये चेक कर सकते हैं कि वेब ट्रैफिक कौन सी वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, और यूजर एक्सपीरियंस को फिर उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दीज आर three categories based on the types of web data mining. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। अब आते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है, विच इज डेटा माइनिंग फाउंडेशन, एसोसिएशन रूल एंड सीक्वेंशियल पैटर्न और मशीन लर्निंग इन डेटा माइनिंग। देखो, ये हमारा टॉपिक है। तो अब हम बात करने वाले हैं व्हाट इज एक्चुअली एसोसिएशन रूल इन डेटा माइनिंग, देन व्हाट आर सीक्वेंशियल पैटर्न्स इन डेटा माइनिंग, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ मशीन लर्निंग इन डेटा माइनिंग। तो सबसे पहले अगर बात करें, इसमें हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले एसोसिएशन रूल की बात करते हैं। अभी जो एसोसिएशन रूल है ना, ये एक रिलेशनशिप बनाता है बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। यानी कि इस एसोसिएशन रूल माइनिंग से जब हम डेटा की स्टडी कर रहे होते हैं, डेटा माइनिंग कर रहे होते हैं, तो हमें बेस्ड ऑन अवर डेटा सेट हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलती हैं, कुछ पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, और रिलेशनशिप्स देखने को मिलते हैं बिटवीन डिफरेंट आइटम्स। ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसा रिलेशनशिप कि अगर एक इवेंट ए हुआ तो बी इवेंट बहुत ज्यादा चांसेस है कि होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर काले बादल आ गए तो बारिश होगी ही होगी, उसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सो इस वाले एग्जाम्पल, ऐसे वाले रूल्स जहाँ पर हमें हम ऐसा रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में पता कर पा रहे हैं, दो डेटा के बीच में पता कर पा रहे हैं कि अगर एक ए इवेंट अगर होता है तो बी वाला लाइकली टू अकर होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने अपने एक स्टोर खोला जहाँ पर तुमने अलग अलग पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की। यहाँ तुम देखते हो कि अगर एक कस्टमर ब्रेड खरीदता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो उसके साथ बटर भी खरीदा है। तो जब तुम डेटा के को स्टडी करके कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स निकालते हो, इसको एसोसिएशन रूल माइनिंग बोलते हैं। ठीक है। सो इट इज अ टेक्निक यूज्ड इन डेटा माइनिंग टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन लार्ज डेटा सेट्स। ठीक है। द गोल इज टू फाइंड पैटर्न एसोसिएशन इन ट्रांजैक्शन डेटा दैट इंडिकेट्स हाउ द occurrence of one item is associated with the occurrence of another one. So what kind of pattern we are finding है, किस तरीके से एक का occurrence दूसरे के occurrence को cause बन सकता है। ठीक है। तो एसोसिएशन रूल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए टेंड्स टू बी, यानी कि अगर ए इवेंट हो रहा है तो बी इवेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन अ रिटेल सेटिंग, इफ यू आर इन अ स्टोर, तो अगर एक कस्टमर बाय कर रहा है ब्रेड को तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो बटर भी बाय कर रहा है। तो दिस इज एसोसिएशन रूल कि अगर ए हो रहा है तो बी भी साथ में अप्लाई हो रहा है। अगर ब्रेड खरीदा है तो बहुत चांसेस है कि बटर खरीदे। तो कौन सा रूल है ये? एसोसिएशन रूल। ठीक है। अब एसोसिएशन रूल के हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि वी हैव सपोर्ट, कॉन्फिडेंस, लिफ्ट। ओके। देखो, अब वी हैव कंपोनेंट्स ऑफ एसोसिएशन रूल। तो पहला कंपोनेंट सपोर्ट होता है। अब सपोर्ट का मतलब क्या है कि पूरे ट्रांजैक्शंस के अंदर एक पर्टिकुलर डेटा सेट कितनी बार आया, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं ब्रेड की और चार ट्रांजैक्शंस हुए जहां पर इंसान ने चार डिफरेंट आइटम्स लिए, उसमें से मैं काउंट कर रही हूँ कि ब्रेड कितनी बार आया है या फिर बटर साथ में कितनी बार आया है, तो इसको हम सपोर्ट बोलते हैं। सपोर्ट का मतलब सिंपल सा हुआ कि ए टेंड्स टू बी, ये जो रूल है ये कितनी बार लगा जब भी इंसान ने ट्रांजेक्शन्स की, तो ये देखना है हमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने सपोज हमारे पास चार मल्टीपल लोग आए, चार मल्टीपल लोगों में से सबने ब्रेड खरीदी है, सबने ब्रेड खरीदी है,
लेकिन किसी ने ब्रेड के साथ जैम खरीदा और इधर इन लोगों ने ब्रेड के साथ बटर खरीदा। तो सपोर्ट का मतलब क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने थे? टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस 5 थे। इनमें से ए और बी को साथ में कितना खरीदा सो दैट हमारा एसोसिएटेड रूल जस्टिफाई हो। तो 3 लोगों ने ब्रेड और बटर साथ में खरीदा। तो इट्स सपोर्ट बिकम 3/5 एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सपोर्ट। ओके, देन कॉन्फिडेंस रूल क्या होता है? कॉन्फिडेंस रूल होता है कि अगर ये वाला इवेंट हो रहा है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कि बी अकर हुआ और ए गिवन है। इसका मतलब सिंपल सा कि अगर हमें ट्रांजैक्शन गिवन है और हमें ये पता है कि ए इवेंट अकर हुआ यानी कि ब्रेड इन लोगों ने खरीदा, तो बटर भी वो खरीदेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है हमें ये निकालना है। तो पहले टोटल ट्रांजैक्शंस लगा दिए, अपॉन में उसने ब्रेड कितनी बार खरीदा, ठीक है, तो ऐसे करके हम कॉन्फिडेंस निकालते हैं। ओके, उसके बाद आता है लिफ्ट। तो द लिफ्ट ऑफ रूल मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द रूल रिलेटेड टू द अकरेंस ऑफ बी इन द डेटा सेट। तो ये यहाँ पर भी ये मेजर करता है कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी लाइक एसोसिएटेड रूल है, एक्चुअल में मेजर हो भी रहा है कि नहीं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हम सपोर्ट निकालते हैं पहले एंड देन सपोर्ट ऑफ ए इंडिविजुअली निकालते हैं और सपोर्ट ऑफ बी इंडिविजुअली निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सपोर्ट ऑफ ए इंडिविजुअली निकालना है तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कंटेनिंग ए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन निकालेंगे एंड सपोर्ट ऑफ बी निकालने के लिए सेम करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई दैट। इफ लिफ्ट इज ग्रेटर देन 1 द रूल हैज मोर प्रेडिक्टिव पावर देन रैंडम चांसेस। So these are components of association rule, support, confidence and lift, and these are the formulas for that. Okay. Now we have an algorithm for association rule mining जिसको हम बोलते हैं a priori algorithm. देखो, एसोसिएशन रूल में हमारा एक एल्गोरिदम लगता है जो कि मैंने तुम्हें बताया a priori एल्गोरिदम। अब इसके लिए कंफ्यूज ना हो तो इसको मैं तुम्हें व्हाइट बोर्ड पे समझा देती हूँ एक्चुअली एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, सपोज क्या है कि एक मार्केट है, वहां पर ना एक सपोज एक सेलर है। अब क्या आ रहा है, लोग आ रहे हैं, सामान ले रहे हैं, ऐसे करके जा रहे हैं। अब सेलर सोचता है कि क्यों ना अपनी सेल्स को बढ़ाया जाए। कुछ ऐसा करते हैं कि जो आइटम्स लोग ज्यादा साथ में खरीदते हैं, पहली बात तो जो आइटम्स लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं और जो ज्यादा साथ में खरीदते हैं उनको मैं साथ में सेल कर दूं थोड़ा डिस्काउंट लगाकर, ताकि उन उन दो आइटम्स की सेल बढ़ जाए। तो ऐसा कुछ ये सोचता है। तो अब ये देखो, तो ये हमारा एसोसिएशन रूल ही तो है कि जो आइटम्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली साथ में खरीदे जाते हैं उनका पता लगाना। तो एसोसिएशन रूल के लिए वो हम क्या यूज करते हैं, एप्रियोरी एल्गोरिथम। और ये एप्रियोरी एल्गोरिथम हमारा सेलर भी इधर लगाने वाला है। अब सेलर क्या करेगा? सबसे पहले सेलर क्या देखेगा, जो भी मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम्स है जो लोग खरीदते हैं उनको पहले एक जगह पर रखेगा, है ना, कि ये आइटम्स लोग सबसे ज्यादा खरीदते हैं, इनको एक जगह पे लिखा रखा एंड फिर उसमें से पेयर फाइंड करे कि कौन सा आइटम बार बार लोग खरीदते हैं। एंड एप्रियोरी एल्गोरिथम कुछ ऐसा ही है। देखो क्या होता है कि एप्रियोरी एल्गोरिदम बहुत ज्यादा पॉपुलर एल्गोरिदम है माइनिंग फॉर एसोसिएशन रूल का पता लगाने के लिए। पहला स्टेप क्या होता है इसमें कि जितने भी आइटम साथ में खरीदे जा रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा। सॉरी, नॉट साथ में, जो बहुत ज्यादा खरीदे जा रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना। दूसरा, उनके बेसिस पे एक वी कैन से एसोसिएशन रूल निकालना फ्रॉम फ्रीक्वेंट आइटम सेट, फ्रॉम फ्रीक्वेंटली बाइंग आइटम सेट। जो साथ में आइटम सेट्स खरीदे जा रहे हैं उनके बेसिस पे कुछ पेयर फाइंड करना। ठीक है, तो दिस इज वी कैन से द बेसिक स्टेप्स फॉर एप्रियोरी एल्गोरिथम। और इसका एग्जांपल देखो, हमारे पास अलग अलग ट्रांजेक्शन आई। पहला एक इंसान आया जिसने ब्रेड बटर मिल्क खरीदा, दूसरा एक इंसान आया जिसने ब्रेड एंड बटर खरीदा सिर्फ, फिर थर्ड इंसान ने ब्रेड और मिल्क खरीदा और फोर्थ ने बटर और मिल्क खरीदा। अब तुम यहाँ पर साथ में देखो तो तुम देख सकते हो कि मोस्टली फ्रीक्वेंट जो आइटम्स खरीदे जा रहे हैं वो है bread butter, then bread butter, then bread milk and we can say bread milk, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे ज्यादा जो खरीदा जा रहा है वो खरीदा जा रहा है ब्रेड खरीदा जा रहा है, देन बटर बहुत ज्यादा खरीदा जा रहा है, उसके बाद ब्रेड और बटर भी बहुत ज्यादा हमें दिखने को मिल रहा है। इधर ब्रेड बटर, देन वी हैव ब्रेड मिल्क, देन बटर मिल्क। बट बाकी रैंडम वीकेंड से देखें तो यहाँ पर ब्रेड बटर ज्यादा सेल हो रहा है। तो अब इसको लेके अगर एसोसिएशन रूल बनाया तो ब्रेड ट्रांजेक्शन बटर करके ऐसा हमारा एसोसिएशन रूल बन गया। अब इसमें हम सपोर्ट वैल्यू निकालें
यानी कि टोटल ट्रांजैक्शंस में से ये वाली ट्रांजैक्शंस निकाले कि ब्रेड और बटर कितने ट्रांजैक्शंस में है, तो देखो बिल्कुल 50% हमें इसमें सपोर्ट मिल रहा है। और कॉन्फिडेंस निकाले तो कॉन्फिडेंस में हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकर्स अगर ए हमें पता है तो, एंड उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 75% है, तो कॉन्फिडेंस हमारा 75% निकला। तो ये बेसिक एप्लीकेशन हो गई अप्रियोरी एग्जाम्पल की। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट आइटम्स है उनको करा, एंड देन उनकी बेसिस पे पेयर्स देखे, एसोसिएशन रूल जनरेट करिए, और स्टेप 2 में हम सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस निकालते हैं। समझ आया? दोनों स्टेप समझ आया? बस इतना सा तुम्हारा अप्रियोरी एल्गोरिथम है, इसमें कुछ खास है नहीं। ओके अब यहाँ पर एप्लीकेशंस क्या है एसोसिएशन रूल माइनिंग की, तो ये मार्केट के बेसिस पे एनालिसिस करने में बहुत यूज होता है। ठीक है, क्रॉस मार्केटिंग में यूज होता है कि अगर ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा खरीदा जा रहा है, इसके साथ ये भी सेल हो जाएगा। फिर वेब माइनिंग में भी डिफरेंट पेजेस के अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज होता है कि अगर एक यूजर इस वाले पेज पे जा रहा है तो देयर आर चांसेस कि वो इस वाले पेज पे ही विजिट करेगा। तो इस तरीके से हम एसोसिएशन रूल माइनिंग को जगह जगह पर लगा सकते हैं। आई होप तुम्हें एसोसिएशन माइनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अब हमारा अगला डेटा माइनिंग का पैटर्न पढ़ते हैं, विच इज सीक्वेंशियल पैटर्न्स इन डेटा माइनिंग। ओके, अब सीक्वेंशियल पैटर्न पैटर्न देखेंगे, ये भी काइंड ऑफ सिमिलर ही है। यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट्स की बात ही करेंगे, बट अब देखो तुम क्या होता है सीक्वेंशियल पैटर्न इन डेटा माइनिंग। तो देखो सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग में ना क्या होता है कि एक ऑर्डर मैटर करता है। फॉर एग्जांपल एसोसिएशन रूल में क्या होगा कि अगर इंसान पहले ब्रेड खरीद रहा है तो देयर आर चांसेस कि वो साथ में बटर भी खरीदेगा, या फिर इंसान अगर बटर खरीद रहा है तो देयर आर चांसेस कि वो ब्रेड भी खरीदेगा। तो इस बार ये इवेंट हो गया और ये भी इवेंट हो गया। तो एसोसिएशन रूल में ऑर्डर मैटर नहीं करता। सीक्वेंशियल में हम पूरा पैटर्न पता करते हैं और साथ में ऑर्डर देखते हैं कि अगर इंसान ने फोन खरीदा पहले, तो पहला स्टेप है कि वो फोन खरीद रहा है, तभी दूसरा स्टेप होगा कि वो फोन कवर या फिर साथ में चार्जर भी खरीदेगा। सो जब हम एकदम पैटर्न वाइज बात करते हैं, एकदम सीक्वेंसेस वाइज बात करते हैं कि पहले ये वाला इवेंट हो रहा है, उसके बाद ये इवेंट हो रहा है, उसके बाद ये इवेंट हो रहा है, इसको सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हम इवेंट्स की बात करते हैं, एक्शंस की बात करते हैं, और किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेन पैटर्न हमारा होता है सीक्वेंसेस को फाइंड करने का। मेन रीजन हमारा होता है कि हम सीक्वेंसेस को फाइंड करें कि अगर एक कस्टमर प्रोडक्ट ए लेगा उसके बाद ही वो प्रोडक्ट बी लेगा और तभी जाके वो प्रोडक्ट सी लेगा। तो इस तरीके से जब हम पूरी की पूरी सीक्वेंस में बात करें और सीक्वेंसेस में ही रिलेशनशिप फाइंड करें इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द पेयर्स, सो दिस इज नोन एज सीक्वेंशियल पेयर। अब यहाँ पर की कंसेप्ट क्या होते हैं, सबसे पहले वी हैव डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंसेस। अब सीक्वेंसेस क्या होंगे, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव 3 इवेंट्स कि पहले इवेंट ए हुआ कि कस्टमर ने फोन खरीदा, देन इवेंट बी हुआ कि सबसे पहले वो चार्जर खरीदेगा या फिर फोन का कवर खरीदेगा, दैट इवेंट सी हुआ कि वो उसके बाद ही जाके एयरफोन्स खरीदेगा। तो दिस इज काइंड ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट हमारा एक कंसेप्ट होता है। सपोर्ट का सिंपल सा मतलब क्या होगा, देखो अगर तुम कुछ क्लेम करते हो तो देयर आर पीपल वो सपोर्ट्स यू, ठीक है, वो आर एग्री विथ यू। तो सेम अगर मैं कोई सीक्वेंस बनाती हूँ, सपोज मैं एक सीक्वेंस बनाती हूँ कि इंसान ने सबसे पहले फोन खरीदा, देन उसने कवर खरीदा, एंड देन उसने चार्जर खरीदा। अब क्या हो रहा है, कुछ इंसान आ रहे हैं, यहाँ पर मल्टीपल ट्रांजेक्शन हुए। इंसान ने पहले फोन खरीद लिया, उसके बाद चार्जर खरीदा, और उसके बाद उसने कवर खरीदा, एंड फिर फोन खरीदा, कवर खरीदा, चार्जर खरीदा, ऐसे करके है, मतलब मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हुए। अब मुझे अगर अपने इस सीक्वेंस को सपोर्ट करना है तो मुझे सारे वो सीक्वेंसेस निकालने पड़ेंगे जहां पर टोटल ट्रांजेक्शन्स में से इंसान ने एक्चुअल में पहले फोन कवर एंड देन चार्जर खरीदा था। तो इसको हम अपनी सपोर्ट बोलते हैं, और ये हम फाइंड करते हैं कि एक्चुअल में टोटल ट्रांजेक्शन्स में से कितने परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन्स हमारे वाले सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हुए। ठीक है, जैसे सपोज 5 ट्रांजेक्शन्स थे जिनमें से एक्चुअल में ये वाला सीक्वेंस 3 में फॉलो हुआ, तो हम क्लेम कर सकते हैं ओके हमने जो सीक्वेंस फाइंड करा, ये जो सीक्वेंशियल पैटर्न फाइंड करा वो काइंड ऑफ करेक्ट है, ऐसा कुछ। ठीक है, देन वी हैव मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड। तो मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड क्या बोलेगा कि एक मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए तुम्हारे सपोर्ट की। फॉर एग्जांपल तुम्हारे सपोर्ट परसेंटेज अगर सिर्फ 10% आई, इसका मतलब तुम ये जो सीक्वेंस फाइंड कर रही हो ये गलत है, क्योंकि मोस्टली ट्रांजेक्शन्स में ये वाली सीक्वेंस फॉलो हो ही नहीं रही। तो वो मिनिमम वैल्यू जहां से तुम सपोर्ट कर सकते हो कि तुम्हारा जो पैटर्न है वो बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा है और तुम्हारे सीक्वेंसेस करेक्ट है, इनको मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड बोला जाता है। ओके, अब यहाँ पर सीक्वेंशियल पैटर्न के लिए भी वी यूज
एप्रियोरी एल्गोरिदम। ओके, तो यहाँ पर ये भी कॉन्सेप्ट सेम ही होता है कि सबसे पहले यहाँ पर भी हम वो वाले आइटम्स को उठाएंगे जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है, एंड उनके बीच में वी विल ट्राई टू फाइंड डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर कि कौन क्या खरीद रहा है। तो यहाँ पर सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग के लिए पहला एल्गोरिदम जो यूज होता है वो होता है अप्रियोरी एल्गोरिदम। उसके बाद वी कैन यूज जीएसपी ऑल्सो, एंड इट इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर एल्गोरिदम फॉर सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग। जीएसपी का फुल फॉर्म होता है जनरलाइज सिक्वेंशियल पैटर्न। अभी अप्रियोरी जैसा ही है, बट थोड़ा सा उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। तो अप्रियोरी में भी हम क्या करते थे, फ्रीक्वेंट सब्सिक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करते थे। यहाँ पर भी जो आइटम्स बहुत ज्यादा खरीदे जा रहे हैं हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो देखो अब जीएसपी एल्गोरिदम में क्या होता है कि हमने बात करी कि ये ज्यादातर सीक्वेंशियल एल्गोरिदम्स के लिए होता है। सीक्वेंशियल का अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल देखूं, सपोज सुबह सुबह उठकर हर किसी का रूटीन क्या होता है कि सबसे पहले कोई ब्रश करेगा, है ना, देन फिर बात करेगा, देन ब्रेकफास्ट करेगा। ये रूटीन होता है, ये रूटीन होता है। ओके, तो अब क्या हो रहा है कि अब अगर मेरे पास मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, फिर मल्टीपल डेटा है मेरे पास, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा जीएसपी में भी, कि सबसे पहले वो एक्टिविटीज जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो रही हैं, या अगर ट्रांजेक्शन्स की बात करूँ तो वो ट्रांजेक्शन्स जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं हम उनको लिस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम स्मॉल सीक्वेंसेस बनाते हैं, जैसे मोस्टली ब्रश होता है, फिर बात होता है, ठीक है, ऐसे। तो पहले स्टेप में हमने थोड़ी स्मॉल सीक्वेंस बनाई, फिर थर्ड स्टेप में हम बहुत ज्यादा लंबी सीक्वेंस बनाएंगे, जैसे ब्रश होगा, देन बाथ होगा, देन ब्रेकफास्ट होगा। तो इस तरीके से इसको हम जीएसपी एल्गोरिदम बोलते हैं। समझ आया? इतना कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे जो उन चीजों को, उन आइटम्स को, उन ट्रांजेक्शन्स को जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस फ्रीक्वेंट सबसिक्वेंसेस हम कुछ कुछ सब वी कैन से कुछ कुछ सीक्वेंसेस सब सीक्वेंसेस बनाते हैं। ओके, एंड उसके बाद वी डू दैट फर्दर। तो दिस इज नोन एज जीएसपी एल्गोरिदम। अब ये जो सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग है, सीक्वेंस को पता करते हैं, तो इसकी एप्लीकेशंस हैं क्या? यहाँ पर ये यूज होता है वेब यूसेज माइनिंग में, जहाँ पर हमें ये पता होता है कि अगर ये यूजर ये वाला वेब पेज पहले विजिट करेगा, उसके बाद ये वाला वेब पेज उसके बाद विजिट करेगा। दूसरा, हम कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं, उसके परचेजिंग पैटर्न्स का पता कर सकते हैं, ये सारी चीजें। एंड देन टेलीकम्युनिकेशन में भी हम कॉल पैटर्न्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो वी कैन से दीज आर सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग एल्गोरिदम। उसके बाद आता है मशीन लर्निंग एंड डेटा माइनिंग। तो मशीन लर्निंग ऑल्सो एक टेक्निक है जहां पर हम पैटर्न को एक्सट्रैक्ट करेंगे, डेटा को पता करेंगे, ठीक है। अब मशीन लर्निंग के अंदर कौन कौन सी मशीन लर्निंग टेक्निक्स यूज होती है डेटा माइनिंग के अंदर? तो पहला आता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब यू ऑल नो दैट सुपरवाइज्ड लर्निंग एक लर्निंग टेक्निक है मशीन के, जहां पर हम लेबल डेटा के अकॉर्डिंग मशीन्स को ट्रेन करते हैं। और वी हैव डिफरेंट मशीन लर्निंग टेक्निक्स जैसे कि क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, सॉरी डिफरेंट सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर की टेक्निक जैसे क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। तो क्लासिफिकेशन में मैंने तुम्हें पहले बताया था कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर असाइन करते हैं लेवल्स को डेटा पॉइंट्स के अंदर बेस्ड ऑन देयर फीचर्स। एंड देन रिग्रेशन में वी ट्राई टू प्रेडिक्ट अ कंटिन्यूअस वैल्यू बेस्ड ऑन एन इनपुट डेटा, तो इसको हम रिग्रेशन बोलते हैं। तो दिस इज सुपरवाइज लर्निंग। एंड उसके बाद अनसुपरवाइज लर्निंग में हम अनलेबल डेटा के अकॉर्डिंग चेंजेस चेक करते हैं। अब अनसुपरवाइज लर्निंग में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होते हैं? क्लस्टरिंग, जहां पर हम सिमिलर काइंड ऑफ डेटा पॉइंट्स को ग्रुप करते हैं आपस में, एंड डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। तो these are some machine learning we can say techniques जो कि हम यूज करते हैं फॉर डेटा माइनिंग। उसके बाद reinforcement लर्निंग आता है, ठीक है, जहां पर वी वांट कि वी आर क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप जिससे हमें आगे कंटिन्यूस वैल्यूज पता चले। ओके, उसके बाद कॉमन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स डेटा माइनिंग में जो यूज होता है वो होता है डिसीजन ट्री, के नियरेस्ट नेबर, सपोर्ट वेक्टर मशीन, न्यूरल नेटवर्क एंड रैंडम फॉरेस्ट। अब ये सारी चीजें मशीन लर्निंग के अंदर हमने पढ़ी हुई है, बट थोड़ा सा आइडिया दे दो तो डेटा माइनिंग के अंदर हम ये वाले एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, जैसे कि डिसीजन ट्री।
डिसीजन ट्री से हमें हेल्प मिलती है डेटाबेस के अकॉर्डिंग कुछ कुछ डिसीजंस लेने में। डिसीजन ट्री कुछ ऐसा होता है कि अगर पहला एक्शन परफॉर्म हुआ तो नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, देन अगर ये हुआ तो नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, एंड फिर डिसीजन लेना है। के नियरेस्ट नेबर्स की हेल्प से हम क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन कर पाते हैं। देन सपोर्ट वेक्टर मशीन की हेल्प से भी वी आर डूइंग क्लासिफिकेशन। सपोर्ट वेक्टर मशीन एक पावरफुल क्लासिफायर है जिसकी मदद से हम हाइपर प्लेन्स को फाइंड करके बेस्ट दो पॉइंट्स को सेपरेट कर पाते हैं। सिंपल सी चीज है, अगर तुम्हारे पास डिफरेंट पॉइंट्स है, यू वांट टू सेपरेट दैट पॉइंट्स, यू विल क्रिएट अ हाइपरप्लेन एंड देन यू विल सेपरेट इट। ठीक है, अब इतना मत सोचो, बस ये कुछ कॉमन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है, क्योंकि हम एमएल पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इनको देख रहे हैं। बट अभी हमारा एक सब्जेक्ट है मशीन लर्निंग, उनके अंदर ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में पढ़ी हुई हैं। तो ये इतना यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां ज्यादा फोकस करने की जरूरत है इस पर। ओके, उसके बाद मशीन लर्निंग की एक्चुअल एप्लीकेशंस क्या है। मशीन लर्निंग से हम पैटर्न्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेल्स का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, देन कस्टमर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कस्टमर के टाइप्स को ग्रुप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनके परचेजिंग बिहेवियर। कुछ अनयूजुअल पैटर्न हमें दिखे तो हम वैसे अनोमली डिटेक्ट कर सकते हैं, एंड इसके बेसिस पे वी क्रिएट रिकमेंडेशन सिस्टम्स। सो दिस इज द यूज ऑफ मशीन लर्निंग इन डेटा माइनिंग। आई होप अब तुम्हें एसोसिएशन रूल, सीक्वेंशियल पैटर्न एंड मशीन लर्निंग सब कंसेप्ट समझ आए। अब वेब माइनिंग के अंदर यहाँ पर अगेन वही कंसेप्ट है, व्हाट इज वेब स्ट्रक्चर माइनिंग, वेब कंटेंट माइनिंग एंड वेब यूसेज माइनिंग, जिनके बारे में ऑलरेडी हमने बात की हुई है कि वेब स्ट्रक्चर माइनिंग में वी टॉक अबाउट हाइपरलिंक्स और ग्राफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब टेक्निक्स कौन कौन सी यूज होती है वेब स्ट्रक्चर माइनिंग के अंदर, यानी कि जब हम वेब स्ट्रक्चर माइनिंग कर रहे हैं, वेब के अंदर हाइपरलिंक्स माइनिंग कर रहे हैं, तो हम कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज करते हैं। तो पहला होता है हमारा ग्राफ थ्योरी एंड दूसरा होता है हमारा पेज रैंक एल्गोरिदम। तो अब हमने हमेशा माइनिंग की बात की, हमने वेब माइनिंग की बात की। अब वेब माइनिंग में व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स, तो वेब माइनिंग में अब हम वेब स्ट्रक्चर की बात करें, और वेब स्ट्रक्चर माइनिंग के अंदर वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स, जैसे कि ग्राफ थ्योरी एंड पेज रैंक एल्गोरिदम। ओके, एक सेकेंड, हाँ, पेज रैंक एल्गोरिदम, देन वी डू लिंक एनालिसिस एंड क्लस्टरिंग एंड कम्युनिटी डिटेक्शन। तो इसका मैं छोटा सा एक वी कैन से टेक्निक्स यूज का ग्राफ बना देती हूँ एक तरीके से। अब हम क्या पढ़ना है, अभी हमने डेटा माइनिंग में दो पैटर्न देखे थे कि सीक्वेंशियल माइनिंग होती है, एक एसोसिएशन माइनिंग होती है। अब हम वेब माइनिंग की बात कर रहे हैं, तो वेब माइनिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे वेब वेब स्ट्रक्चर माइनिंग की। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इज स्ट्रक्चर माइनिंग, वेब स्ट्रक्चर माइनिंग। अब जो वेब स्ट्रक्चर माइनिंग है वो अलग अलग तरीकों से होती है। पहला वी यूज पेज रैंक, देन वी यूज ग्राफ थ्योरी फॉर स्ट्रक्चर वेब माइनिंग। ग्राफ थ्योरी अलग अलग कलर से लिख देती है उसको, ग्राफ थ्योरी। देन वी डू लिंक एनालिसिस, क्योंकि मेन फोकस सारा स्ट्रक्चर पे ही है। देन वी डू लिंक एनालिसिस। उसके बाद हम यूज करते हैं इसके लिए क्लस्टरिंग को। अब ये सारे जो तरीके हैं इनको हम अभी एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, बट इतना देख लो कि ये सारे तरीके वेब स्ट्रक्चर माइनिंग के ही हैं। ठीक है, दीज आर डिफरेंट मेथड्स जिनकी हेल्प से हम वेब स्ट्रक्चर माइनिंग करते हैं, यानी कि वेब के अंदर से हाइपरलिंक्स वगैरह का स्ट्रक्चर देखते हैं और पता लगाते हैं उसके बारे में। देखो, पहले इसके अंदर होता है ग्राफ थ्योरी। तो ग्राफ थ्योरी के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी वेब पेजेस हैं उनको एक नोड पे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट दिस इज अवर वन वेब पेज। और उसके बाद उसमें कितने लिंक्स कनेक्टेड है उनको सब नोड्स के अंदर ऐसे डालते हैं कि ओके, ये वेब पेज इस वाले लिंक से कनेक्ट है, ये वाले वेब पेज ने इस वेबसाइट का भी लिंक दिया, ये वाले वेब पेज ने इस वाले वेबसाइट का भी लिंक दिया। सपोज एक वेब पेज है, उसने यूट्यूब का भी लिंक दिया, साथ में जेई के ऑफिशियल पोर्टल्स का भी लिंक दिया, देन फिर सपोज बाकी के कुछ एग्जाम्स का भी लिंक दिया। तो इस तरीके से जब एक ग्राफ स्ट्रक्चर के अंदर सब कुछ रिप्रेजेंट करता है उसको हम ग्राफ थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, आओ यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारे पास हम जो करते हैं वो होता है ग्राफ थ्योरी। तो ग्राफ थ्योरी के अंदर हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर वी रिप्रेजेंट वेब पेज इन अ नोड, और जो भी एजेस होती है वो सारी बताती है कि इस पर्टिकुलर पेज के बीच में और इस नोड के बीच में लिंक्स हैं आपस में। यानी कि यहाँ पर एक ऐसा होता है दैट एक नोड होगा, एक वेब पेज ये है,
एंड सपोज दिस इज अनदर वेब पेज एंड इनके बीच में जो हाइपर लिंक है उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग विद एज। तो ये पूरा जो टेक्निक होता है इसको ग्राफ थ्योरी बोलते हैं। देन हमारे पास पेज रैंक एल्गोरिदम होता है स्ट्रक्चर्स का पता करने के लिए। पेज रैंक एल्गोरिदम क्या देखता है कि जिस भी वेब पेज के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ लिंक्स हैं दैट मीन्स उस वेब पेज की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। पेज रैंक एल्गोरिदम ये करता है। ठीक है, तो पेज रैंक एल्गोरिदम डेवलप हुआ था गूगल के द्वारा। ये एक फेमस वेब स्ट्रक्चर माइनिंग एल्गोरिदम है जहां पर ये क्या करता है बेस्ड ऑन कितने नंबर ऑफ लिंक्स हैं या कितने क्वालिटी ऑफ लिंक्स हैं एक वेबसाइट को पॉइंट कर रहा है, एक वेब पेज को पॉइंट कर रहा है, उस बेसिस पे ये बताते हैं कि दिस वेब पेज और दिस पेज इज ऑफ हायर क्वालिटी बिकॉज ऑफ इनबाउंड लिंक्स। ओके, यानी कि ऐसा सोचो। पेज रैंक एल्गोरिदम क्या करता है, पेज रैंक एल्गोरिदम क्वालिटी बताता है पेजेस की, क्योंकि बेसिक बात स्ट्रक्चर्स पे ही होती है। तो पेज रैंक एल्गोरिदम गूगल ने द्वारा डेवलप करा था। अब ये क्या होता है कि सपोज एक वेब पेज है, मैंने एक वेब पेज बनाया। अब देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स that are referring or giving content with the help of my web page and taking it as a reference. There are multiple YouTube videos that are taking reference from this particular web page. तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो आर्टिकल है ये कमाल है और ये जेन्युइनली सही भी है, तभी इतनी सारी वेबसाइट इसका रेफरेंस ले रही है। तो पेज रैंक क्या करता है, देखता है कि एक्चुअल में ये जो हमने वेब पेज लगाया है ये किसी ने एज एन रेफरेंस यूज करा है या कितनी वेबसाइट से इसका लिंक अपनी वेबसाइट्स में लगाया है। एंड उस बेसिस पे क्या होगा कि जितनी ज्यादा वेबसाइट्स ने किसी एक पर्टिकुलर वेब पेज का लिंक अपने वेबसाइट्स के अंदर अपने वेब पेजेस के अंदर लगाया होगा, दैट मीन्स वो वेब पेज एक्चुअली अच्छा है एंड उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है और वो वेब पेजेस पहले दिखने लगते हैं, सर्च आने लगता है। समझ आया? तो दिस इज व्हाट वेब पेजेस डज। ठीक है, दिस इज व्हाट पेज रैंक एल्गोरिदम डज। सो इट इज डेवलप्ड बाय गूगल एंड अ फेमस वेब स्ट्रक्चर माइनिंग एल्गोरिदम। यहाँ पर क्या होगा, इट असाइंस अ रैंक टू ईच वेब पेज। हर वेब पेज को एक रैंक असाइन होती है बेस्ड ऑन दिस एल्गोरिदम, जहां पर जिन भी पेजेस के अंदर जो जो भी वेब पेजेस ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारे लिंक्स उसको पॉइंट कर रहे हैं, उस वेब पेज को पॉइंट कर रहे हैं, दैट मीन्स वो पेज बहुत ज्यादा हायर क्वालिटी का है। तो दिस इज नोन एज पेज रैंक एल्गोरिदम और ये सारे तरीके हैं वेब स्ट्रक्चर माइनिंग के। देन वी हैव लिंक एनालिसिस मेथड, जहां पर हम एनालाइज करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपर लिंक्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ इट बिटवीन द वेब पेजेस। तो अब देखो, लिंक एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स को फाइंड आउट करते हैं जिनके अंदर या तो बहुत ज्यादा लिंक होगा या फिर वो ऐसी वेबसाइट्स होंगी जो कि बहुत सपोज कनेक्ट करने में यूजफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी बस ऐसा देखो कि हम लिंक एनालिसिस के अकॉर्डिंग वेबसाइट्स को देखते हैं कि ये वेबसाइट कितनी रिस्पॉन्सिबल है, ये वेबसाइट कितनी अथॉरिटेटिव है या कितनी जेन्युइन है, ये पता करते हैं। तो लिंक एनालिसिस मेथड के हिसाब से हम हाइपरलिंक का स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और वेब पेज एग्जैक्टली क्या है उसको एनालाइज करते हैं। लिंक एनालिसिस के अंदर भी वी हैव टू एल्गोरिथम्स, वन इज हिट्स जिसको बोलते हैं हाइपरलिंक इंड्यूस टॉपिक सर्च और दूसरा होता है सेल्टोन्स लिंक एनालिसिस। तो ये जो हिट्स होता है इसमें ये क्या करते हैं, अथॉरिटेटिव पेजेस और हब पेजेस का फाइंड आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेब पेजेस के लिंक्स। तो देखो, अगर कोई ऐसा हब पेज होगा इसके अंदर मतलब बहुत सारे मल्टीपल 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 लिंक्स होंगे ऑफ डिफरेंट 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 वेबसाइट्स, तो इनको हम हब पेजेस बोलते हैं। और अथॉरिटेटिव पेजेस क्या होता है कि बहुत जेन्युइन ट्रस्टेबल और जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा ऐसे कंसीडर होते हैं कि बहुत ज्यादा वी कैन से ट्रस्टेबल पेजेस है, सिक्योर पेजेस है और बहुत ज्यादा इन पे यूजर आते हैं, ऐसे वाले पेजेस और उनके अंदर अगर तुम्हें वो वाले पेजेस अगर लिंक डाल रहा है तो इनको हम बोलते हैं अथॉरिटेटिव पेजेस। अथॉरिटेटिव पेजेस, ठीक है। तो लिंक एनालिसिस में हम अगेन हाइपरलिंक्स का पता करके ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो भी वेब पेज है वो कैसा है, वो हिट्स है या हिट्स के अंदर मतलब बेस्ड ऑन टू एल्गोरिथम्स हिट्स एंड सर्टेन लिंक एनालिसिस, हम लिंक्स की पेजेस की एनालिसिस करते हैं। तो उसमें भी हिट्स के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं कि जो वेब पेज होगा वो अथॉरिटेटिव है या फिर हब पेज है। उसके बाद वी डू सर्टेन लिंक एनालिसिस एंड इट इज अ मेथड टू मेजर द सिमिलैरिटी ऑफ लिंक वेब पेजेस। तो अगर एक वेब पेज है इसके अंदर कुछ कंटेंट था, उसने जो लिंक डाला
उससे जिस वेबसाइट का उसने लिंक डाला क्या सिमिलैरिटीज हैं, तो वो सब एनालिसिस करने को सैटल लिंक एनालिसिस कहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट वेब स्ट्रक्चर माइनिंग मेथड्स। ठीक है, उसके बाद अगेन होता है हमारा क्लस्टरिंग एंड कम्युनिटी डिटेक्शन। तो क्लस्टरिंग के अंदर वी ट्राई टू ग्रुप द सिमिलर काइंड ऑफ वेब पेजेस दैट आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्लस्टरिंग। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे थे, वेब स्ट्रक्चर माइनिंग कर रहे थे कि वेब के हाइपरलिंक्स के बेसिस पे we are basically trying to extract more information about the web pages and try to rank the web pages कि कितने अच्छे हैं, कितने जेन्युइन है, या फिर उनको क्लासिफाई करें कि ये पेजेस हब है या फिर ये पेजेस अथॉरिटेटिव है। ठीक है, तो इनके अंदर भी स्टडी डिफरेंट एल्गोरिदम्स। अब आता है हमारे पास व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ वेब स्ट्रक्चर माइनिंग एंड व्हाई वी आर डूइंग इट। तो पहला तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब भी तुम कुछ सर्च करते हो तुम देखते हो कि कुछ वेबसाइट्स होती है जो एकदम टॉप पे आती है, और वो सब होता कैसे है, देयर आर मेनी डिफरेंट एल्गोरिदम्स फॉर रैंकिंग योर पेजेस, जैसे कि पेज रैंक एल्गोरिदम हो गया। तो वेब स्ट्रक्चर माइनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि हमें भी देखना है कि कौन सी वेब एकदम अच्छा स्ट्रक्चर है, जिसका बहुत ऑर्गेनाइज है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लिंक एटसेट्रा वेबसाइट्स की रैंकिंग्स इंप्रूव होती है और वो तुम्हें टॉप पे दिखने लगती है। उसके बाद हम यहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट्स कितना सोशल नेटवर्क का यूज करती है, फेसबुक, ट्विटर, इन सब के लिंक्स डालती है। ठीक है, और फिर उससे हम पैटर्न्स पता कर सकते हैं कि जो वेबसाइट सपोज ज्यादातर एक पर्टिकुलर वेबसाइट के लिंक्स अपने वेबसाइट के अंदर डाल रही है, वो यूजर का ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। तो इस तरीके से हम नॉर्मल सोशल नेटवर्क एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद वेब क्रॉलिंग आती है। वेब क्रॉलिंग इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ वेब स्ट्रक्चर माइनिंग। अब यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन वेब क्रॉलिंग भी है। वेब क्रॉलिंग क्या करता है, एक वेब पेज को पढ़ता है, बेस्ड ऑन इट्स लिंक दूसरे लिंक पे जब मारता है और देखता है किस तरीके से ये पेजेस आपस में रिलेवेंट है। उसके बाद वेब स्ट्रक्चर माइनिंग वेबसाइट organization is also an application of web structure mining, जहाँ पर we want to improve the design etc of an website on the basis of कि कितने इसमें लिंक्स लग रहे हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब हमने वेब स्ट्रक्चर माइनिंग अच्छे से पढ़ा और हमने बहुत सारे एल्गोरिदम्स भी देखे जो वेब स्ट्रक्चर माइनिंग के अंदर यूज होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वेब कंटेंट माइनिंग और कौन कौन सी टेक्निक्स की हेल्प से वी कैन एक्सट्रैक्ट द वेब कंटेंट। अब देखो, अब हमें वेब कंटेंट माइनिंग क्या होता है ये सब तो हमें पता है। अब टेक्निक्स क्या क्या यूज हो सकती हैं जहां पर हम वेब कंटेंट माइनिंग करें, यानी कि वेब से कंटेंट निकाले, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स फॉर दैट। तो पहला तो होता है हमारे पास टेक्स्ट माइनिंग। पहली चीज हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी वेबसाइट्स है उनमें से टेक्स्ट माइनिंग करें, यानी कि बेस्ड ऑन द टेक्स्ट हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट माइनिंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करके वी कैन से हम टेक्स्ट माइनिंग करते हैं। अब टेक्स्ट माइनिंग के अंदर क्या करते हैं, जो भी हमारे पास टेक्स्ट आए या फिर जो भी हम वेबसाइट में गए उसका कंटेंट देख के पहली चीज हम जो करते हैं वो होती है सेंटिमेंट एनालिसिस, यानी कि टोन एनालाइज करना कि ये जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है, नेटवर्क है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, सो दैट ना हमें एक यूजर रिव्यू का पता चल पाए, यानी कि यूजर का एक्सपीरियंस का पता चल पाए कि उसको कंटेंट पॉजिटिव लगा, नेगेटिव लगा, ये चीज। तो पहले वेबसाइट के अंदर जब हम टेक्स्ट माइनिंग करते हैं तो हम सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं कि बेस्ड ऑन द टेक्स्ट यूजर का एक्सपीरियंस पॉजिटिव था, नेगेटिव था, न्यूट्रल था। देन उसके बाद हम एंटिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर जो भी वेबसाइट है इसके अंदर कौन से ऑर्गेनाइजेशंस का नाम यूज हुआ है, कौन से इंसानों का नाम यूज हुआ है, कौन से प्रोडक्ट का नाम यूज हुआ है। ठीक है, एंड उसके बाद टॉपिक मॉडलिंग करते हैं जहां पर हम एक टॉपिक के बेसिस पे इंफॉर्मेशन को लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम द हिडन फाइंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड हिडन टॉपिक्स इन लार्ज कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सो दीज आर द थ्री वेज जिनकी हेल्प से हम टेक्स्ट माइनिंग करते हैं। समझ आया? कंटेंट माइनिंग इज लाइक एक वेब के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, कंटेंट भी होगा, वीडियो भी होगी, इमेजेस भी होंगी, टेक्स्ट भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो पहला स्टेप होगा टेक्स्ट माइनिंग। अब टेक्स्ट माइनिंग के अंदर हम चेक करते हैं कि टॉपिक क्या क्या है, तो टॉपिक मॉडलिंग करेंगे, फिर देखेंगे कौन से इंसानों के नाम उस कंटेंट के अंदर आ रहे हैं या फिर क्या टोन है लोगों की। सो दीज आर द थ्री मेथड्स। उसके बाद व्हाट वी डू, मल्टीमीडिया माइनिंग। यहाँ पर हमें जब हम इमेज को रिकॉग्नाइज करते हैं, वीडियो के अंदर के कंटेंट को एनालाइज करते हैं या ऑडियो को प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं इन वेब कंटेंट माइनिंग, तो इसको हम मल्टीमीडिया कहते हैं।
ठीक है, मल्टीमीडिया माइनिंग कहते हैं। तो टेक्स्ट के अलावा जब हम वेब कंटेंट के अंदर एक टेक्स्ट के अलावा भी वेब के अंदर डिफरेंट कंटेंट होता है, जैसे इमेजेस हुई, वीडियो हुई, मीडिया हुई, और इसके लिए वी डू वेरियस टेक्निक्स टू एक्सट्रैक्ट दिस इन्फॉर्मेशन, लाइक इमेज रिकॉग्नाइज कर दिया, वीडियो कंटेंट एनालिसिस कर दिया। सो ये सारे एक हमारे वेब कंटेंट माइनिंग के तरीके होते हैं। उसके बाद थर्ड में आता है वेब स्क्रैपिंग। ठीक है, तो वेब स्क्रैपिंग में क्या होगा, दीज आर सम ऑटोमेटेड टूल्स जो कि हर वेब पेज पे जाके सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फ्रॉम वेबसाइट्स। ठीक है, सो दीज आर ऑटोमेटेड टूल्स, और इनके बारे में आगे भी आएगा। तो अगर टेक्निक्स की बात करें तो इनमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज हो रही है, वेब कंटेंट माइनिंग के अंदर टेक्स्ट माइनिंग यूज हो रहा है, मल्टीमीडिया माइनिंग यूज हो रहा है, देन वेब स्क्रैपिंग यूज हो रहा है, फिर कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग भी होती है, जहां पर एक हम रिकमेंडेशन सिस्टम बनाते हैं बेस्ड ऑन कि अगर किसी ने ये वाला कंटेंट सर्च करा तो प्रोबेबली वो ऐसा कुछ सिमिलर कंटेंट भी सर्च कर रहा होगा। ठीक है, तो हम कंटेंट बेसिस के बाद भी कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग भी यूज करते हैं कि सारा कंटेंट पता लगा लिया, उसके बाद उसके बेसिस पे फिल्टरिंग करें कि इस वाले कंटेंट को पढ़ के हम ये वाला सिमिलर आर्टिकल दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो दीज आर वेरियस टेक्निक्स दैट आर यूज। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर द एक्चुअल एप्लीकेशंस ऑफ वेब कंटेंट माइनिंग, व्हाई वी आर डूइंग दैट। तो सर्च इंजन पहली एप्लीकेशन हो गई। उसके बाद अगर हमें यूजर का रिव्यू देखना है या ऐसा देखना है कि क्या रिलेशन है कस्टमर का विद पर्टिकुलर वेबसाइट, इफ द कस्टमर इज सेटिस्फाइड विद दैट, या उसने कोई आर्टिकल लिखा जिसमें वो किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहा है, तो टोन समझने के लिए, सेंटिमेंट एनालिसिस करने के लिए हम वेब कंटेंट माइनिंग करते हैं। देन रिकमेंडर सिस्टम हो गया, ब्रांड मॉनिटराइजिंग मॉनिटरिंग हो गई। उसके बाद अगर बहुत बड़ा सा आर्टिकल है, उसकी हमें समरी देनी है ना? तो हमें पता चलना चाहिए कि ओके, ये वेब पेज है, इसमें इतना सारा कंटेंट था जिसको हमने समराइज कर दिया छोटे में। तो इस तरीके की एप्लीकेशंस यूज होती है वेब कंटेंट माइनिंग के अंदर। उसके बाद हमारा आता था वेब यूजर माइनिंग, जहाँ पर हम ये देखते थे कि किस तरीके से यूजर बिहेव करेगा वेबसाइट्स के साथ। अब इसमें कौन-कौन सी टेक्निक्स यूज होती है फॉर वेब यूजर माइनिंग। पहली होती है क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस, दूसरी होती है लॉग फाइल एनालिसिस, देन क्लस्टरिंग क्लासिफिकेशन, एसोसिएशन रूल माइनिंग फॉर यूसेज पैटर्न एंड सेशनाइजेशन। सो दीज आर वेरियस टेक्निक्स दैट आर यूज्ड फॉर वेब यूसेज माइनिंग। अब इनके बारे में एक-एक करके पढ़ेंगे। तो पहली टेक्निक जो हम यूज करते हैं वो होती है क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस। अब क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस में हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि यूजर कौन कौन से पेजेस को विजिट करता है, और एक नेविगेशन पाथ बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले वो ए वेबसाइट पे गया, देन वो बी वेबसाइट पे गया, देन वो वेबसाइट सी पे गया। इस तरीके से कौन कौन सी वेबसाइट्स पर वीकेंड से यूजर गया, उस चीज का एक पाथ रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, इसको क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस बोलते हैं। So a clickstream is a record of user's navigation path through a website. By analyzing clickstream, we can identify frequently visited pages, common navigation path और bottlenecks in the user journey. उसके बाद आता है log file analysis, ठीक है? तो log file analysis में हम क्या देखते हैं? ऐसा समझो, लॉग फाइल एनालिसिस ना एक रिकॉर्ड की तरह होता है, जहां पर सारा यूजर की एक्टिविटीज का रिकॉर्ड होता है। यानी कि एक वेबसाइट पर यूजर ने कितना टाइम स्पेंड करा, ठीक है, क्या क्या कंटेंट देखा, एंड उसके बाद हम सारे पैटर्न्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको लॉग फाइल एनालिसिस बोलते हैं। तो क्या होता है कि वेब सर्वर कुछ लॉग फाइल्स को मेंटेन करते हैं, जहां पर सारे रिकॉर्ड्स होते हैं यूजर की एक्टिविटी के, जैसे कौन कौन सी पेज पे यूजर ने रिक्वेस्ट करा, कितना टाइम स्टैम्प था, क्या आईपी एड्रेस था, ये सारी चीजें। तो ये जितने भी लॉग फाइल्स होते हैं, इनसे वेब यूसेज पैटर्न समझ आता है। अगर कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है तो वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, एंड कंटेंट डिलीवरी को और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन यूसेज, यूजर क्या क्या विजिट कर रहा है। देन थर्ड स्टेप होता है इसमें क्लस्टरिंग एंड क्लासिफिकेशन, जिधर हम सेम काइंड के वेब कंटेंट को we try to make it into a class, divide it into a class, and उसके बाद हम रिकमेंड कर सकते हैं चीजें। ठीक है, तो क्लस्टरिंग कैन ग्रुप यूजर बेस्ड ऑन देयर ब्राउजिंग बिहेवियर। क्लासिफिकेशन मॉडल कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट यूजर बिहेवियर। सो दीज आर सम टेक्निक्स। उसके बाद अगली टेक्निक आती है एसोसिएशन रूल माइनिंग फॉर यूजेज पैटर्न। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि एसोसिएशन रूल माइनिंग में क्या होगा कि बेस्ड ऑन यूजर क्या क्लिक कर रहा है, उसके बाद किधर जा रहा है, तो हम एक चीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक पाथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यूजर को एनालाइज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है सेशनाइजेशन, जहां पर हम ये देखते हैं कि कितने टाइम तक यूजर उस पर्टिकुलर पेज पे रहा। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें होती है एंड ये सारी चीज़ों के हेल्प से हम यूज़र माइनिंग कर पाते हैं या फिर यूसेज माइनिंग कर पाते हैं, यूज़र के बेसिस पे इन्फॉर्मेशन निकाल पाते हैं। तो अब हमने सारी माइनिंग्स को डिटेल में पढ़ते हुए सबकी टेक्निक्स क्या-क्या यूज़ होती है, ये सब पढ़ लिया। अगर एप्लीकेशंस की बात करो, तो जब यूसेज माइनिंग के बारे में ध्यान देते हैं, तो हम ज़्यादा पर्सनलाइज़्ड रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज़ बना सकते हैं बेस्ड ऑन यूज़र क्या कंटेंट देख रहा है, यूज़र के एक्सपीरियंस को भी हम एनहांस कर पाते हैं, ठीक है? एंड उसके बाद वी कैन डू सम टारगेटेड एडवर्टाइजिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शंस का पता हो सकता है। सपोज कोई इंसान कुछ अनयूजुअल पैटर्न बिहेवियर दे रखा है, मल्टीपल किसी के फेल लॉगिन अटेम्प्ट्स आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब तीनों माइनिंग को कंपेयर करना है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है दैट वेब स्ट्रक्चर माइनिंग में वी अवर मेन फोकस इज ऑन हाइपरलिंक्स एंड कंटेंट माइनिंग में अवर मेन फोकस इज एनालाइजिंग द कंटेंट द इमेजेस द मल्टीमीडिया यूसेज में हम यूजर का बिहेवियर क्लिक स्ट्रीम नेविगेशन पैटर्न ये सब पता करता है एंड ऑल दिस थिंग्स वी ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है? तो ये आप देख लेना। अब आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेब स्ट्रक्चर माइनिंग। अब देखो है क्या कि हमने ऊपर ऊपर से सारे माइनिंग्स पढ़े, अब यहाँ पर वही सारी चीजें हैं वेब स्ट्रक्चर माइनिंग जिसके अंदर वेब ग्राफ आता है, तुम किस तरीके से पैटर्न्स को निकालते हो, हाइपरलिंक से ये सब आता है, देन माइनर डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है एंड पेज रैंक आता है। अब ये सारी चीजें ऊपर से पढ़ा रही है, तो अब हम फटाफट से इनका रिव्यू कर लेते हैं। वेब ग्राफ क्या होता है? एक तरीके का डायरेक्टिव ग्राफ होता है जहां पर वेब पेज क्या रिप्रेजेंट करता है, नोट्स, एंड ये जो एजेस होती है ये रिप्रेजेंट करती है हाइपरलिंक, ठीक है? उसके बाद नोट्स क्या करती है, वेब पेजेस को रिप्रेजेंट करती है, एजेस हाइपरलिंक को रिप्रेजेंट करती है। तो कितने तरीके अलग-अलग वेब ग्राफ्स होते हैं। पहला हमारे पास पेज टू पेज ग्राफ होता है, देन साइड टू साइड ग्राफ होता है, वेटेड वेब पेज ग्राफ होता है एंड बायपैरेट ग्राफ होता है। अब पेज टू पेज ग्राफ में क्या होगा, एक वेब पेज और दूसरे वेब पेज के बीच में, मतलब ये सपोज ये वाला वेब पेज था एंड ये वाले वेब पेज के अंदर लिंक था जिसकी मदद से हम इस वाले वेब पेज पे चले जाए। तो जब वेब पेज और वेब पेज की बात हो रही है तो इट इज लाइक अ यू कैन से पेज टू पेज ग्राफ। उसके बाद साइड टू साइड ग्राफ में हम पूरे वेबसाइट्स के बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि ये एक वेबसाइट थी, इस वेबसाइट के लिंक से हम पूरी इस वेबसाइट पे चले गए, ओके? उसके बाद एक होता है वेटेड वेब ग्राफ जिसके अंदर ये ग्राफ होगा, देन ये ग्राफ होगा, यहाँ पर होगा इस पेज से हम इस वाले पेज पे चले गए, बट हमारा वेट होता है कि इस पेज से हम इस वाले पेज पे गए थे एंड ये जो वेबसाइट है, ये जो पेज है, ये ज्यादा ऑथराइज्ड है, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये सारी चीजें, तो बेस्ड ऑन द लिंक स्ट्रेस इंपॉर्टेंस हम वेट कर देते हैं ग्राफ के अंदर, इसको वेटेड वेब ग्राफ कहते हैं। देन वी हैव बाइपैरेट ग्राफ जहाँ पर हम ग्राफ के साथ-साथ कुछ अलग-अलग सेट्स के बीच में भी रिलेशन दिखाते हैं। जैसे कि ये जो वेब पेज है, इसके अंदर ये वाला कीवर्ड आ रहा है, ऐसा कुछ रिप्रेजेंट कर दिया तो इट इज़ अ बाइपायरेट ग्राफ। अब पार्टेड ग्राफ, अब आई होप तुम्हें सब टाइप्स ऑफ वेब ग्राफ समझ आ गए। वेब ग्राफ के अंदर हम वेब ग्राफ को फिर फर्दर एनालाइज करते हैं। ठीक है? बेस्ड ऑन द ग्राफ्स भी हम देखेंगे नोट्स किसमें कितनी अच्छी हैं, यानी कि कौन-सा ग्राफ अच्छा है, ये सारी चीज़ें पता करते हैं बेस्ड ऑन वेब ग्राफ्स। तो वेब ग्राफ कैसे बनते हैं, नोट्स होते हैं, एजेस होते हैं। अब वेब ग्राफ को हम एनालाइज कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो पहला तरीका होता है हमारा वेब ग्राफ एनालिसिस का। सपोज ये मैंने ग्राफ बनाया, अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये ग्राफ बना है, तो यहाँ क्या होगा, ओके मैं इधर तुम्हें दिखाती हूँ। सपोज यहाँ पर एक ग्राफ है इस तरीके से, वी हैव 3 डिफरेंट ग्राफ्स, मतलब ऐसे ही हमारा पूरा ग्राफ है। ठीक है? ये इधर एरो जा रहा है, ये इधर एरो जा रहा है और ये इधर एरो जा रहा है। अब यहाँ पर इसके कंपेयर में इन डिग्रीज कितनी है, यानी कि कौन सी डिग्रीज इसके को पॉइंट कर रही है 2 और आउट डिग्री है 1। ठीक है? अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम ग्राफ एनालिसिस करते हैं तो पहला तरीका होता है कि बेस्ड ऑन द डिग्रीज एनालिसिस करें। जैसे इसमें इस ग्राफ की तरफ इन डिग्रीज कितनी है, 2, यानी कि 2 वेबसाइट्स ऐसी है जिनमें इस वाली वेबसाइट का लिंक यूज हो रहा है, मतलब इन 2 वेबसाइट्स में ये वेबसाइट का लिंक यूज हो रहा है। तो हम यही काउंट करते हैं जिसको कार्डिनैलिटी बोलते हैं। अब अगर ये ज्यादा होगा दैट मीन्स ये वेबसाइट उतनी जेन्युइन है, तो इस तरीके से ग्राफ की मदद से हम पता कर सकते हैं। तो पहला होता है डिग्री सेंट्रलिटी। ठीक है, यहाँ पर हम मेजर करते हैं कितने नंबर ऑफ डायरेक्ट कनेक्शन है, यानी कि इनबाउंड है फिर आउटबाउंड है, और जिन नोड्स के हाई डिग्री ऑफ कार्डिनलिटी होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। देन सेकेंड स्टेप हमारा होता है क्लस्टरिंग कोफिशिएंट। तो ये सारे तरीके हैं फॉर वेब ग्राफ एनालिसिस। सेकेंड वन इज क्लस्टरिंग कोफिशिएंट। अब इसमें क्या होता है,
उसके बाद सेकंड तरीका इसमें होता है क्लस्टरिंग कनेक्शन, जहां पर हम देखते हैं कि सपोज ये वाला जो पेज है, इस पेज ने इसका लिंक भेजा था, इसका लिंक भेजा था, एंड देन ये वाला जो पेज था इसके अंदर इसका भी लिंक था, तो क्या ये दोनों पेजेस भी आपस में कनेक्टेड है? और जब हम ऐसे रिलेशन निकालते हैं कि एक नोड दूसरी नोड से कनेक्टेड होगी, सपोज मैं बोलती हूँ एक पेज था ए जिसके अंदर बी नोड कनेक्टेड थी, और एक पेज था बी जिसके अंदर हमने सी वेबसाइट का लिंक डाला, तो क्या ए वेबसाइट के अंदर कहीं न कहीं डायरेक्ट सी वेबसाइट का लिंक होगा। तो जब ऐसे हम कनेक्शन निकालते हैं, हम कहते हैं वो पेज ज़्यादा जेन्युइन होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं क्लस्टरिंग कोएफिशिएंट। तो क्लस्टरिंग कोएफिशिएंट्स के अंदर क्या करेंगे? वी मेजर द डिग्रीज टू व्हिच नो ट्रेंड टू क्लस्टर टुगेदर। ठीक है? सपोज ए हाई क्लस्टरिंग कोएफिशिएंट इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ नोड्स आर ऑफन कनेक्टेड टू ईच अदर। तो अगर क्लस्टरिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स जो भी नेबर्स है नोड्स के वो भी आपस में कनेक्टेड है। उसके बाद थर्ड तरीका होता है ग्राफ एनालिसिस का शॉर्टेस्ट पाथ, जहां पर हम दो पेजेस के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं, एंड हम देखते हैं कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन आपस में फ्लो हो रही है। देन फोर्थ इज कनेक्टेड कंपोनेंट, जहां पर हम वेब पेजेस के वीकेंड से ग्रुप्स निकालते हैं जो आपस में कॉमन थे। ठीक है, जो भी आपस में कॉमन थे। तो ये चार तरीके हो गए, समझ आ गया? दीज आर द फोर वेज ऑफ वेब ग्राफ एनालिसिस। अब किस तरीके से हम हाइपरलिंक की हेल्प से पैटर्न्स निकालते हैं, हाइपरलिंक्स को किस तरीके से हम एनालाइज करते हैं। तो अब अगर हमें हाइपरलिंक के अंदर से पैटर्न्स को एनालाइज करना है, तो पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि कौन से पेजेस ऐसे हैं जिनके अंदर वी कैन से ज्यादातर लिंक्स हैं, या फिर ये बोलो कौन से ऐसे पेजेस हैं जहां पर जिसका रेफरेंस बहुत सारी वेबसाइट्स ले रही हैं, तो इनको हम इंपॉर्टेंट पेजेस बोलते हैं। तो हाइपरलिंक पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हम पेजेस को इंपॉर्टेंट पेजेस क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि कौन से लिंक्स उनकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल विकिपीडिया को बहुत लोग एज रेफरेंस लेते हैं, तो विकिपीडिया इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट पेज। फिर हम ये देख सकते हैं कि कौन से ऐसे पेजेस हैं जिनमें सिमिलर कंटेंट है और वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो हाइपरलिंक्स के अकॉर्डिंग हम ये सारे पैटर्न्स पता करते हैं कि कौन से पेजेस इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं, पेजेस हैं जिनमें सिमिलर पैटर्न्स है, कौन से ऐसे पेजेस है कि जो ये अगर विजिट होगा तो वो वाला पेज भी साथ में विजिट होगा, तो कौन से पेजेस ऐसे हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली विजिट होते हैं आसपास। तो दीज आर सम वी कैन से वेज जहाँ पर हम हाइपरलिंक की हेल्प से पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। दीज आर द पैटर्न्स जिनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट करने के कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं? पहले तो हम लिंक एनालिसिस कर सकते हैं पेज रैंक के अकॉर्डिंग, हिट्स के अकॉर्डिंग। सो उसके बाद वी हैव एसोसिएशन रूल माइनिंग, देन कोसाइटेशन, ये भी अभी पढ़ेंगे, ग्राफ बेस्ड क्लस्टरिंग। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं, ये सारे तरीके ही हैं वेब पेजेस के अंदर से, हाइपरलिंक्स के अंदर से पैटर्न्स को एनालाइज करने की। ठीक है, एंड को साइटेशन भी यही होता है कि दो वेब पेजेस आपस में ज्यादा सर्च हो रहे हैं, उनका कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, वो सारे रिलेटेड है, तो ये सारे तरीके होते हैं। दीज आर द टेक्निक्स। और होता क्या है कि अगर हम बोल रहे हैं कि हाइपरलिंक के हेल्प से पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना है, एनालाइज करना है, तो ये सारे तरीके होते हैं पैटर्न्स को एनालाइज करने के। एंड दीज आर द टेक्निक्स जिनके बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया। उसके बाद व्हाट इज माइनिंग डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, कि होता क्या, देखो अगर एक वेब पेज है तो वेब पेज के अंदर बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स होंगे, टैग्स होंगे, ठीक है, क्लोज टैग्स होंगे, ओपन टैग्स होंगे। तो एक वेब पेज के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, एचटीएमएल होता है उसके अंदर, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि लेआउट और कंटेंट डिफाइन करते हैं। देन वी हैव डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जहां पर हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर में पूरे वेब पेज के कंटेंट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो माइनिंग डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर यही होता है, एक पूरे वेब पेज का स्ट्रक्चर। अब इसमें एचटीएमएल टैग्स भी होंगे, डॉक्यूमेंट ट्री भी होगा। ठीक है, तो माइनिंग टेक्निक्स इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कैसे लगती है? सबसे पहले तो हम डॉम ट्रैवर्सल करते हैं। जब हम डॉम ट्रैवर्सल करते हैं तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन खुद पता चलती है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये हेडिंग है, देन ये पैराग्राफ है, ये लिंक है, तो ये सारी चीजें पता करते हैं। अगर हमने डॉम के बेसिस पे कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं? हम टेक्स्ट के बारे में देखते हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के बारे में देखते हैं, हेडलाइंस के बारे में देखते हैं। इन सब चीजों को जब देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें एक कंटेंट का आइडिया हो जाता है, एंड वी सिंपली इग्नोर एड्स एंड साइड बार्स। ओके, उसके बाद थर्ड तरीका होता है डॉक्यूमेंट के अंदर स्ट्रक्चर माइनिंग करने का, इज विजुअल स्ट्रक्चर माइनिंग, जहाँ पर हमारा मेन आइडिया होता है कि किस तरीके से पेज दिख रहा है, इमेज की पोजीशन क्या है, हेडिंग किधर है, टेक्स्ट किधर है। बाय यूजिंग मशीन लर्निंग या फिर इमेज रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक्स हम विजुअल स्ट्रक्चर माइनिंग करते हैं। तो दीज आर द वेरियस वेज जिनकी मदद से हम डॉक्यूमेंट, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो गया जिसके अंदर एचटीएमएल में वो कोड होगा, जो भी है एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट हुआ, वेब डॉक्यूमेंट हुआ,
अब हम उसको उसके अंदर माइनिंग कैसे कर सकते हैं? तो पहली चीज़ तो होती है पूरे डॉम को ट्रैवर्सल करके। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, विजुअली स्ट्रक्चर माइनिंग कर सकते हो, टैग बेस्ड माइनिंग कर सकते हो दैट दिस इज़ योर हेडिंग 1 एंड दिस इज़ योर डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स, तो ये सारी चीज़ें। सो दीज़ आर द डिफरेंट वेज़ जहाँ पर तुम डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर माइनिंग कर सकते हो एंड दीज़ आर द वेज़ फॉर योर डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर माइनिंग टेक्निक। अब एप्लीकेशंस अगर तुम ज़्यादातर देखोगे तो सबकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड कंटेंट समराइजेशन ही होती है। उसके बाद कंटेंट को एग्रीगेट कर देना इज आल्सो अ एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर माइनिंग। Then we are studying our next और last topic which is page rank algorithm. अब page rank algorithm मैंने तुम्हें पहले भी बताया on the basis of कौन से पेज पे ज्यादा लिंक्स है। हम पहले के टाइम पे मानते थे कि जिस वेबसाइट पे जिस पेजेस पे ज्यादा लिंक होंगे इसका मतलब उसने उतनी ही स्टडीज करी है और बाकी बहुत ज्यादा रिसर्च किया है डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके भी तभी उनका लिंक एज ए रेफरेंस यूज करा गया। तो पेज रैंक एक लिंक एनालिसिस एल्गोरिदम था, ठीक है, वेबसाइट एनालिसिस एल्गोरिदम था। ऑन द बेसिस ऑफ किस वेबसाइट पे कितने लिंक्स हैं, ये क्या करता था, उनको रैंक करता था, ठीक है। एंड जो पेज रैंक है उसमें सबसे बड़ा अजम्पशन हमारा यही था कि अगर किसी वेबसाइट पे ज्यादा लिंक्स है तो वो उतना ही इंपॉर्टेंट पेज होगा। अब पेज रैंक वर्क कैसे करता था? पेज रैंक का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या करता है, हर पेज को एक न्यूमेरिकल रैंक दे देता है। अब ये जो रैंक होती है पेज रैंक की, ये कैसे कैलकुलेट होती है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट, ठीक है। तो सपोज तुम्हें पेज रैंक निकालनी है ऑफ पेज ए, तो तुम सबसे पहले 1 - डी निकालोगे। अब ये जो डी होता है इसकी वैल्यू यूजुअली फिक्स होती है विच इज 0.85। उसके बाद तुम पी आर आई से देखोगे कि कितने सारे पेजेस है जो ए पेज के अंदर लिंक है, ठीक है। एंड उसके बाद एल आई से देखोगे कि कितने सारे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखोगे कि कितने सारे पेजेस का रेफरेंस पेज रैंक ने दिया, सॉरी इस पर्टिकुलर ए पेज ने दिया, और कितने सारे पेजेस ने इस पेज का रेफरेंस दिया। फॉर एग्जांपल हमारी ऐसी वेबसाइट है, ठीक है, सपोज इस वाले पेज ने इस वाली ए वेबसाइट, ये मेरी ए वेबसाइट है और ये मल्टीपल वेबसाइट्स है। इस वेबसाइट ने इस वाली वेबसाइट का रेफरेंस दिया था, इस वेबसाइट का लिंक डाला था, और इस वाली वेबसाइट ने इस ए वेबसाइट का लिंक डाला। तो पीआरआई में हम देखेंगे कि कितनी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन्होंने मतलब हम ये डालेंगे कि ए से ए से जो पेजेस लिंक है उनकी पेज रैंक कितनी थी, ठीक है। ए से कौन कौन से पेजेस लिंक थे, सपोज दीज टू पेजेस, ये पेजेस ए से लिंक है तो इनकी पेज रैंक क्या है, हम यहाँ पर वो निकालेंगे। और एल आई इज लाइक द नंबर ऑफ आउटबाउंड्स लिंक ऑन पेज आई, और पेज आई पर कितने आउटबाउंड्स हैं, ठीक है। अब ऑल्दो ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम ऊपर ऊपर से समझ लो और इस फॉर्मूले को याद करके लिख के आ जाना। अब पेज रैंक एल्गोरिदम एक्चुअली वर्क कैसे करता है? सो सबसे पहले क्या होता है, इनिशियली जितने भी पेजेस होंगे सबको एक इक्वल पेज रैंक वैल्यू गिवन होती है। सपोज वी हैव मल्टीपल पेजेस, इस तरीके से वेब पेजेस हमारे पास मल्टीपल है। अब पेज रैंक एल्गोरिदम क्या करेगा, इनिशियली सबकी वैल्यू इसने सपोज 1 दे दी। अब क्या करेगा, खाली पेज पे ये गया और उस पेज पे जाके उसके लिंक्स को काउंट करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर ये भी देखेगा कि ये जो लिंक्स जिन वेब पेजेस की है वो पेजेस की एक्चुअल पेज रैंक कितनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक पेज इधर है और इस पेज के अंदर मैंने इस वाले पेज का भी लिंक डाला। तो सबसे पहले पेज रैंक क्या करेगा, इस पेज पे गया, यहाँ पर पहले लिंक आया, इसने देखा ये लिंक एक्चुअल में इसकी पेज रैंक वैल्यू कितनी है, मतलब ये जो लिंक डाला है ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये वेबसाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, एंड इस बेसिस पे इस वाले पेज को भी जज करेगा और रैंक करेगा। तो यहाँ पर ये आइटरेटिव कैलकुलेशन करता है, हर पेज के अंदर जाता है और रिकैलकुलेट करता है वैल्यूज को, और बेस्ड ऑन जो भी लिंक डाला उसकी क्या पेज रैंक है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेजेस हमने डाले तो ऑब्वियसली उस वेब पेज की भी पेज रैंक वैल्यू बढ़ जाएगी। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता है जब तक हम और सारे पेजेस को कवर नहीं कर लेते, एंड ये सारी चीजें होती है। सो दिस इज योर कंप्लीट पेज रैंक एल्गोरिदम, आई होप आई एक्सप्लेन इट वेल, ठीक है। अब की फीचर्स क्या होते हैं इसके अंदर, वी हैव साइट्रेशन, क्वालिटी ऑफ लिंक्स एंड डैम्पिंग फैक्टर। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट की फीचर्स ऑफ अ पेज रैंक। तो साइट्रेशन में क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ पेज लिंक हम अपने पेजेस में ज्यादा डालेंगे, देयर आर चांसेस उसकी पेज रैंक उतनी ही ज्यादा होगी। देन सेकंड फैक्टर होता है कि सिर्फ लिंक्स ही नहीं, क्वालिटी ऑफ लिंक्स भी अच्छे होने चाहिए। यानी कि अगर तुमने अपनी वेबसाइट के अंदर ऐसा लिंक डाला है जिसकी ऑलरेडी पेज रैंक वैल्यू ज्यादा है, तो ओवरऑल पेज की भी पेज रैंक वैल्यू बढ़ जाएगी। एंड द थर्ड इज डैम्पिंग फैक्टर।
और डैम्पिंग फैक्टर क्या होता है कि यहाँ पर हम एक प्रोबेबिलिटी काउंट करते हैं कि एक वेबसाइट ने लिंक्स तो बहुत डाले बट क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो यूजर होगा वो एक्चुअली लिंक्स पे क्लिक करेगा इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट जंपिंग टू द कंटेंट। तो ये डैम्पिंग फैक्टर होता है। ठीक है, सो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी कि एक यूजर रैंडमली नेविगेशन स्टॉप करेगा और लिंक्स पे क्लिक करेगा या फिर नहीं करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी इज डैम्पिंग फैक्टर। सो दीज आर थ्री की फीचर्स ऑफ पेज रैंक। और पेज रैंक के एप्लीकेशंस किधर है? पेज रैंक भी रिकमेंडेशन सिस्टम्स में यूज होता है, सर्च इंजन रैंकिंग में यूज होता है। यहाँ पर जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हमारे पास है, वेब पेजेस है, उनको लिंक करेंगे कि टॉप पर ये आएगा देन ये आएगा। लिंक्स को एनालाइज करने में यूज होता है, सोशल नेटवर्क एनालिसिस में यूज होता है। तो इसी के साथ तुम्हारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाती है इन 1 वीडियो। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ आया होगा। मैं एक बार तुम्हें दिखा देती हूँ हमने क्या क्या कवर कर लिया है इसमें। सो देखो ये तुम्हारा सिलेबस था। यहाँ पर हमने वर्ल्ड वाइड वेब देखा, डेटा माइनिंग, वेब माइनिंग में डिफरेंसेस देखे, डेटा माइनिंग के ऊपर ऊपर से फाउंडेशंस, एसोसिएशन रूल एंड सीक्वेंशियल पैटर्न्स पढ़े, एल्गोरिदम्स भी देखे। देन मशीन लर्निंग किस तरीके से यूज होता है डेटा माइनिंग में, ये सब देखा। वेब स्ट्रक्चर माइनिंग, कंटेंट माइनिंग, ये सारी चीजें देखी। वेब स्ट्रक्चर माइनिंग के अंदर एक्सट्रैक्टिंग पैटर्न्स भी देखा एंड माइनिंग डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर के अंदर पेज रैंक भी देखा। तो आई होप तुम्हें यूनिट 1 बहुत अच्छे से समझ आई होगी एंड वीडियो पसंद भी आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं हमेशा बोलती हूँ तुम लोग करते नहीं हो, फिर मैं से डिमोटिवेट हो जाती हूँ, फिर मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी आगे से। और क्या बोलता है वीडियो को शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, सो उनकी भी हेल्प हो जाए। बाकी नोट्स मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कभी कभार मैं भूल जाती हूँ क्योंकि मैं वीडियोस ना बहुत ज्यादा ऐसे फ्रीक्वेंटली अपलोड करती हूँ, तो कभी कभार दिमाग से निकल जाता है मेरे। तो मुझे बता दिया करो। और जो भी वीडियोस बाकी सब्जेक्ट्स की भी चाहिए मुझे कमेंट्स में बोल दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ मेरे जो भी बच्चे देख रहे हैं वो इस ब्रांच से देख रहे हैं, और फिर मैं उन पे फोकस करूँ वीडियोस बनाने का। तो बस इतना ही बोलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बहुत अच्छे से मार्क्स लाओ, मेरा नाम रोशन करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।